कत्लो गारत हुआ ये 6 सदी, वो 100 मिलियन तकरीबन जो है आपका 100 करोड़ का आंकड़ा छूता है, इतना भीषण नरसंहार। लेकिन असली में भारत पर जो सबसे ज्यादा तबाही करके गए वो ये सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से आए मंगोल, तुर्को मंगोल नहीं थे, वो थे अंग्रेज, जो अपने आप को दर्शाते हैं कि साहब हम जो है हमने आके भारत का उद्धार किया। ये लोग तो फटीचर जंगलियों की तरह रह रहे थे, हमने आके इनको साइंस दी, रेलवेज दी, टेलीग्राफ दिया, लेकिन और क्या दिया वो नहीं बताते। अंग्रेजों के तकरीबन 250 साल के राज्य में भारत में 11 फैमिन्स, भूखमरियां हुई थी, अकाल पड़ा था, और इतने भीषण अकाल पड़े थे कि 60 से 80 मिलियन भारतीय, यानी 60 से लेके 80 करोड़ भारतीय मारे गए थे। और ये मैन मेड फैमिन्स थी। देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतनी उपजाऊ भूमि है कि यहां तो लहलहाते जो आपके धन धान्य से पूर्ण खेत हमेशा रहे। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ये एकदम से फैमिन क्यों होनी शुरू हुई? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आदेश दिए कि आप अनाज, चावल, दाल ये नहीं उगाओगे, आप क्या उगाओगे? अफीम, जो कि हम चीन को बेचकर मुनाफा कमाएंगे। अपने मुनाफे के लिए उन्होंने मरवा दिए हजारों, क्या लाखों लाखों भारतीय। 11 बड़ी फैमिन हुई, और जो आखिरी बड़ी फैमिन है, जो भूखमरी थी आखिरी, वो 1943 में हुई, विच इज कॉल्ड द ग्रेट बंगाल फैमिन, जिसमें कि 4 करोड़ भारतीय मारे गए। और कैसे मारे गए साहब? उनको अंदेशा था कि पूर्वी बंगाल के थ्रू, यानी जो आज बांग्लादेश है, उसके थ्रू जापानी फौजें जो है हमला करेंगी, और वो लोकल बोट्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते थे। तो अंग्रेजों ने आदेश दिया कि सारी लोकल किश्तियां, नाव जला दी जाए। अब अन्न, अनाज कौन लेके जाता था? ये लोकल किश्तियां गांव गांव तक अनाज और अन्न पहुंचाती थी। जब उनको अंग्रेजों ने फूंक दिया अपनी जान बचाने के लिए जापानियों से, तो साहब भूखमरी पड़ी। हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने रेलवे बनाई। क्या आप जानते हैं, उन्होंने दमड़ी के नाम पे हमारी चमड़ी उधेड़ दी, वो रेलवे बनाते बनाते। डबल ट्रिपल पैसा हमको वहां भेजना पड़ा। 48 अरब डॉलर लूट के गए वो भारत से। लुटेरे, चोर जिसको बोलते हैं, असली मानों में CHOR, चोर, ये थे अंग्रेज, जिनका महिमा मंडन करते हम आजकल नहीं थकते। हम सब जाना चाहते हैं कनाडा। कनाडा, माय ब्लडी फुट, कनाडा। कुछ तो अपने आप में आपको अभिमान, प्राइड होना चाहिए। भारत में बहुत अच्छी IITs हैं, IIMs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है। दुनिया भर, जो अमेरिका में आप जानते हैं 30% टॉप डॉक्टर्स कहां के हैं? भारत के। स्पेशलिस्ट कहां के हैं? भारत के। नासा, NASA, नासा, जहां की आपके टॉप स्पेस साइंटिस्ट काम करते हैं, 30% भारतीय मूल के हैं। सिलिकॉन वैली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं,
30% भारतीय मूल के हैं। इतना तेज है भारतीय दिमाग। इसी भारतीय दिमाग ने दुनिया को 0 प्रदान किया था, डेसिमल प्रदान किया था, ठीक है। और उसके बदले में इन लोगों ने भारत में ऐसी लूट खसोट, ऐसा जो है मांस नोचना शुरू किया भारत के लोगों का कि हमारी औसतन आयु जो कभी 100 वर्ष की होती थी, घट के भारत के लोगों की आयु 27 से 30 वर्ष हो गई। अब फिर हम 60 और 70 वर्ष की एवरेज एज पे आ गए हैं, क्योंकि धन धान्य से भरी है ये वसुंधरा। और अगर इसमें कभी अकाल पड़े तो अंग्रेजों के जमाने में पड़े, विदेशियों के जमाने में पड़े, क्योंकि वो लूट खसोट पे आ गए थे। और अंग्रेजों ने आदेश दिए थे कि अन्न नहीं उगाओ, अफीम उगाओ, अन्न नहीं उगाओ, कपड़े रंगने के लिए इंडिगो उगाओ। बिहार क्षेत्र में, चंपारण में इंडिगो जबरदस्ती उगाई गई। बच्चों को खाना मिले ना मिले, अंग्रेजों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन साहब, सबसे ज्यादा नुकसान जो अंग्रेज कर गए, वो उन्होंने हम पर मनोवैज्ञानिक वार किया। साइकोलॉजिकली वो भारत को एक हीनता का भाव भर गए। देशी शब्द का मतलब बन गया घटिया। 2 टके की चीज वो देशी है, और सब अच्छी चीज विलायती। ये बंदा इंग्लैंड रिटर्न्ड है साहब, मतलब ये तो फरिश्ता बन के आ गया हमारे देश में, इंग्लैंड रिटर्न। अभी भी हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स में भेजते हैं ताकि इसको अंग्रेजी बोलनी आए। जब तक अंग्रेजी नहीं बोलेगा तब तक ये शिष्टाचार वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा। हाफ अंग्रेज। और अंग्रेज आप पे हंसते थे कि ये देखो, ये कालू, ये अश्वेत, ये ब्राउन, ये हमारी नकल करने की नकलची बंदर। तो वो क्या बोलते थे ऐसे लोगों को? वॉग्स, WOGS, वॉग्स। वॉग का मतलब था कहने को वेस्टर्न ओरिएंटेड जेंटलमैन, लेकिन असली में वॉग एक शब्द है, गॉली वॉग, उसका दूसरा हिस्सा है गॉली वॉग्स, राइट। और गॉली वॉग एक काली डॉल होती है, कोयले जैसी काली, जिसको कि दिखा के वो अश्वेत लोगों का तिरस्कार करते थे अंग्रेज। और सबसे ज्यादा ये जो श्वेत अश्वेत भावना लगाने वाली ये अंग्रेज मेम साहिबें थी यहां जो आई, वो भारतीयों को कुत्तों से भी बदतर ट्रीट करती थी। क्या आपको मालूम है, दिल्ली में जो जिमखाना क्लब है, दिल्ली में जो DSOI क्लब है, जो अच्छे क्लब थे अंग्रेजों के, वहां एक बोर्ड लगा होता था, इंडियंस, ध्यान से सुने, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। आप भारतीयों की तुलना कुत्तों से की जाती थी, कुत्तों जैसे ट्रीट करते थे, और हम अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। हाँ, जब अंग्रेज किसी अफसर के पास, अंग्रेज अफसर के पास जाते थे तो एक दर्जा होता था कुर्सी नशीन। मालूम है आपको? किसी कलेक्टर के सामने, किसी के सामने कुछ गिने चुने अंग्रेजों के चमचे ही कुर्सी पे बैठ सकते थे, नहीं तो खड़े रहना पड़ता था। कुर्सी नशीन। और ये सब आप लोगों ने सहा, और आप लोगों ने अंग्रेजों का महिमा मंडन किया, क्योंकि चाटुकारिता की आदत हमको कोई 13वीं 14वीं सदी से पड़ गई थी। जो मुगल साम्राज्य में लाल किले के अंदर दीवाने खास तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है, और जब आप वहां पे शुरू होते थे, नूरे चश्मे दीन नूरे, ये ऐसे ऐसे करके
है, आपको अपनी पीठ मोड़ के वो बादशाह सल्तनत की तारीफ में चाटुकारिता के इतने शब्द बोलने पड़ते थे कि 1 किलोमीटर आप उसकी तारीफ ही करते जाए कि सूरत से भी बड़ा, इससे भी बड़ा, चश्मे दिन फलाना ढिमकाना, और चाटुकारिता आपके जीन्स में भर गई। चाटुकारिता आपके जीन्स में भर गई। हम अंग्रेजों से हारे क्यों? 1857 में हमने अंग्रेज सत्ता को, हमारी सेना ने विद्रोह किया था। आप जानते हैं, भारत की सेना ने विद्रोह किया था और तकरीबन उखाड़ फेंका था। उस वक्त भी उन्होंने एक दूसरी भारत की जातियों को आपस में लड़ाया और किसी तरह वो जीत गए। लेकिन वो हिल गए थे सर से पांव तक कि भारत के इतना अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग भाषा, और फिर भी ये इकट्ठे होके इन्होंने कत्ल गारत कर दिया। जो अंग्रेज हाथ लगे उनके खून बहा दिया, सर धड़ से अलग कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा साहब हम दोबारा भारत को कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे। वी विल नेवर लेट द इंडियंस गेट टुगेदर अगेन। और उन्होंने बोला कि हर फॉल्ट लाइन क्या होती है बेटा? दरार। अच्छी से बड़ी ताकतवर चीज में भी अगर दरारें हो तो उसको वहां दरारों से तोड़ना सबसे आसान होता है। तो हम इनमें दरारें पैदा करेंगे। तो साहब वहां पे एक हर्बर्ट रिस्ले नाम का अंग्रेज था। उसने कहा साहब सबसे बड़ी दरार भारतवर्ष में क्या है? एक तो दरार है धर्म की। हिंदुओं को लड़ाओ मुसलमानों से, सिखों को लड़ाओ हिंदुओं से, और राज करो, बांटो तोड़ो, राज करो। ठीक है, लड़ाओ मराओ आपस में इनको। तो एक तो दरार ये थी रिलीजन की। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। जो मुस्लिम समुदाय था, जो क्रिश्चियन समुदाय था, जो सिख समुदाय था, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थी, कि अलग अलग वोटिंग करेंगे साहब। और आजादी के बाद जहां भी उन्होंने अलग ये संप्रदाय किया था, इस तरह से तोड़ा था, वहां पे विद्रोह हुए, वहां पे विद्रोह हुए हैं भारत के बरखिलाफ। और अभी भी जो बाहर की शक्तियां हैं वो ये दरारों को इस्तेमाल करना चाहती हैं, हमें आपस में लड़ा के मारने का। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये फलसफा था अंग्रेजी राज्य का। राइट। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने फिर जो हर्बर्ट रिस्ले ने बोला सबसे बड़ा समुदाय भारत में कौन सा है, तो बोले साहब हिंदू समुदाय। उसने कहा वाह, हिंदू समुदाय में तो कास्ट सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। कास्ट को आइडेंटिफाई किया हर्बर्ट होप रिस्ले, सर हर्बर्ट होप रिस्ले ने। और उन्होंने साहब जातीय गणना कास्ट के नाम पे शुरू करी। पहला कास्ट सेंसस भारतवर्ष में 1872 में किया। 1872 में। मेरे बच्चों, कास्ट नाम की इस देश में कोई चीज नहीं थी। नथिंग लाइक ब्लडी कास्ट। कोई भारतीय भाषा में कास्ट शब्द का वर्णन नहीं है। कास्ट आता है पोर्चुगीज शब्द कास्टा, कास्टा से। उन्होंने आके थोपा ये हमारे पे। हाँ, हमारे जाति और वर्ण होते थे, लेकिन जो वर्ण थे वो फ्लूइड थे। जो आपके महर्षि व्यास, जिसने वेदों को लिखित रूप में किया, जिसने महाभारत महाग्रंथ की, आदि ग्रंथ की रचना करी, वो एक मछुआरी महिला का बेटा था। ठीक है, हम ब्राह्मण ये और वो कहते हैं, वो एक मछुआरी का बेटा था। तो साहब इस तरह आप देखें, रामायण किसने लिखी है? डाकू रत्नाकर, जो शेड्यूल ट्राइब का था।
उसने आपका सबसे बड़ा जो एपिक है वो लिखा था। यानी ये फ्लूइड होता था। इसका मतलब भाई देखिए, अगर मैं बचपन से लड़ाका हूं, मुझे बॉक्सिंग का शौक है, कुश्ती का शौक है, तलवारों से, टॉय तलवारों से खेलने का, टॉय पिस्टल से खेलने का, टॉय प्लास्टिक की AK-47 से खेलने का शौक है, तो मेरा स्वभाव क्षत्रिय है। और आप फौज में जाएंगे तो आप क्षत्रिय होंगे। अगर आपको पढ़ाई लिखाई का शौक है तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे। ये फ्लूइड था। तुम्हारी इन्नेट लीनिंग क्या है इसके ऊपर था। कोई जन्मजात से तुम ये होगे, ये सब ये अंग्रेजों के और विदेशी आक्रमणकारियों के आने के बाद ही हुआ। और अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया कि जाति के लिहाज पे ऐसा तोड़ो कि ये कभी इकट्ठे ना हो सकें। मेरे बच्चों, दुख की बात यह है कि आजादी के 75 साल खत्म हो गए, लेकिन अंग्रेज जो हमको दे गए वसीयत कास्ट की, वो आज तक नहीं गई है। और माफ कीजिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब इलेक्शन कास्ट के बेसिस पे लड़ते हैं। आज भी कोई ये कास्ट, कोई वो कास्ट, कोई 2700 से ज्यादा कास्ट की लिस्ट बना के दे गया था हर्बर्ट रिसले। और कास्ट सेंसस में आपको भरना पड़ता था। जैसे आप आज आधार कार्ड जरूरी है, उन्होंने कास्ट सेंसस जरूरी कर दिया था कि तुमसे हम डील करेंगे अंग्रेज ओनली, अब तुम इस कैटेगरी में आओ या इस स्लॉट में आओ जो हमने बनाई, और लड़ो और मरो आपस में। ठीक है, आजादी के बाद ये कास्ट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए था। सब पहचान, सब आइडेंटिटीज खत्म हो जानी चाहिए थी। केवल एक आइडेंटिटी रहनी चाहिए थी, भारतीय। तुम कौन हो? मैं भारतीय हूं। मैं गर्व से कहता हूं, आई एम एन इंडियन। मैं भारतीय हूं। लेकिन साहब, उस वक्त ये है, मैंने कहना शुरू किया मैं बख्शी हूं, आपने कहा मैं गुप्ता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पटेल हूं, मैं क्या हूं, और लेके लड़के मरो। उसके बाद ये उनका प्लान था। और ये प्लान ऐसा बखूबी चला है साहब कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी, 75 साल बाद भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि 10 या 15 साल तक रिजर्वेशन चलनी चाहिए, लेकिन वो चली आ रही है। और जिस स्तर पे वो जा रहा है मामला, मैं तो कहता हूं कि आप अगले 10,000 साल भी आपकी वो रिजर्वेशन चलती रहेगी कि मेरे पुरखों को 500 साल पहले किसी ने प्रताड़ित किया था, इसलिए अब मेरे को रिजर्वेशन चाहिए। सब दिखा रहे कि साहब मैं तो निम्न हूं, निम्न से भी निम्न हूं। और इस पे हम लड़ के मरना शुरू हो गए हैं। बाहर वाले अब इसका फायदा उठा रहे हैं। मेरा कहना बड़ा सीधा है, अगर आप वाकई ही भारत को एक देश बनाना चाहते हैं तो ये धर्म की दीवारें, ये जाति की दीवारें, ये भाषा की दीवारें, ये कास्ट की दीवारें आपको तोड़नी पड़ेंगी। आपको जो भी रिजर्वेशन करनी है, आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे करें। सबके आधार कार्ड हैं, आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़े। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है या नहीं है ये सरकार को मालूम है। तो जो गरीब है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, कुछ भी हो, उसको आप सरकार मदद करे। अरे भाई, अगर मैं जनरल बन गया हूं तो मेरे बेटे को क्या मदद की जरूरत? काम कर, पढ़ाई कर, कंपीट कर और आगे आके दिखा। ठीक है, काम करो, मेहनत करो और आगे आके दिखाओ। किमनी साहब, मेरे को तो अब अगली 10 सदी तक रिजर्वेशन चाहिए। मेरे हिसाब में, मेरे जहन में ये रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। इसका एकमात्र जो है, इसका एक क्राइटेरिया वो होना चाहिए इकोनॉमिक, कि आर्थिक स्थिति आपकी क्या है।
अगर आप वाकई में गरीब हैं तो आपको हेल्प करेगी, सरकार हेल्प करेगी। लेकिन आप गरीबी रेखा से उड़ गए हैं, आप अफसर बन गए हैं, आप कमिश्नर बन गए हैं, जनरल बन गए हैं, सेक्रेटरी बन गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो फिर रिजर्वेशन तो नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो रीजन। ये सब साहब अंग्रेज आपको छोड़ गए। इसलिए अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे शख्स ने आजाद हिंद सेना बनाई। आजाद हिंद सेना की नफरी 60,000 थी। क्या आप जानते हैं बच्चों कि 60,000 में से 26% शहीद हो गए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। हाँ, 26,000। 60,000 में से 26,000 कितने परसेंट बनता है मालूम? 45-46% बनता है। यानी आधा फोर्स तकरीबन लड़ते लड़ते मारा गया। और मैं आपको 26,000 की जो संख्या है इसके बारे में समझाना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली जाएं तो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट के पास, जहां पे आजादी के बाद 1947 से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी अफसर, जेसीओ जवान शहीद हुए हैं उनके नाम वहां पे लिखे। कितने नाम है वहां पे आपके अंदाज से? तकरीबन आज के दिन 26,300 नाम है। कितनी फौजें हैं आपकी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 13 लाख। 13 लाख में से 1947 से लेकर आज तक 75 वर्षों में 26,000 के करीब शहीद हुए हैं। एक आजाद हिंद फौज केवल 60,000 की थी, लेकिन उन्होंने अपनी आधी नफरी कुर्बान कर दी। 26,000 शहीद हुए। लेकिन साहब हमें कहा जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। हमें कहा जाता है कि हमें अहिंसा से आजादी मिली। तो वो 26,000 जो मर गए वो किस खाते में आते हैं? एक पत्थर आपको नहीं मिलेगा इस देश में, एक पत्थर जिस पे उन 26,000 शहीदों के नाम लिखे हैं। क्योंकि जब अंग्रेज गए तो वो छोड़ गए ऐसे चाटुकार भारतीय जो कि उनका महिमा मंडन करते नहीं थकते थे, जो ईटन और हैरो और लंदन में पढ़ के आए थे, और जिन्होंने आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको चुना मालूम है? कौन था आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल? बच्चों याद है नाम किसी को? बोलो। हाँ हाँ बोलो। पहला गवर्नर जनरल आजाद भारत का 47 में जो आया, मैं बताता हूं। ओके, यस, यहां बिटिया हाथ उठा रही है एक। हाँ बोलो खड़े होके। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, एक अंग्रेज। 250 साल अंग्रेज राज करके गए। हाँ, और जब वो जा रहे थे तो लोगों ने कहना था दफा हो, तशरीफ का टोकरा लेके, गेट लॉस्ट, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लेकिन उस वक्त माफ कीजिए, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक अंग्रेज को आपका गवर्नर जनरल चुना। जबकि पाकिस्तान, एक दिन पहले आजादी मिली थी पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947। उन्होंने किसको पहला गवर्नर जनरल चुना? मोहम्मद अली जिन्ना। एटलीस्ट दे हैड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन हमने एक अंग्रेज को चुना और 1950 तक तकरीबन वो
अंग्रेजों का ही इनडायरेक्ट रूल रहा। 47 में, माफ कीजिए, मैं आपको कड़वे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं, आपको आजादी नहीं मिली। यू गॉट डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और आपको 47 में भी आजादी नहीं मिलती। अगर हम अपने उस फलसफे पे चलते रहते, अहिंसा के, माफ कीजिए, आपको आजादी नहीं मिलती। साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला fought on the same non-violent principle। और कब आजाद हुआ साउथ अफ्रीका? 1992 में, 1992। उसके आसपास आपको आजादी मिलती। अगर आपको 47 में आजादी मिली तो वो उसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, जिसको कि दबाने की 1000 कोशिश की गई है, लेकिन वो गड़े मुर्दे सत्य को आप हमेशा हमेशा के लिए गाड़ नहीं सकते। और वो था एक शख्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसकी आजाद हिंद फौज। वो इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, आईसीएस का एग्जाम उसने क्लियर किया था, जो कि आईएएस के एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था उस जमाने में, ठीक है। ट्राई पास करना पड़ता था आपको। वो करके आए और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। वो आए और कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए, गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, चित्तरंजन दास के साथ बंगाल में काम किया, पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने एक बार, फिर दूसरी बार खड़े हुए तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने उनको, वो जीत भी गए। द ओनली पर्सन जो गांधी जी की चाहत के बगैर कांग्रेस में इलेक्शन लड़ा और दूसरी बार वो जीता, तो उनको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। कोई और होता तो हार के बैठ जाता, लेकिन नेताजी नहीं हारे। His chief characteristic was never say die, कभी हिम्मत ना हारो। उन्होंने भेष बदला और एक मौलवी बन के वो भारत से, हालांकि पुलिस ने उनको जो है घर में इम्प्रिजन किया हुआ था, वो वहां से भेष बना के निकले एक मौलवी का, और पूरे भारतवर्ष में जाके निकल के वो अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहरे गूंगे पठान का भेष बदला और वो पहुंच गए जो वहां से काबुल, ठीक है। और काबुल में वो जर्मन जो है रूस की एम्बेसी, वहां गए कि मेरे को आप असाइलम दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो जर्मनी की एम्बेसी गए, उनको शक लगा कि ये तो कोई अंग्रेजों का स्पाई तो नहीं, उन्होंने नहीं दी। आखिरकार इटालियन एम्बेसी ने उनको जो है पासपोर्ट वीजा दिया और काउंट ऑरलैंडो इटालियन का भेष बनाकर वो उज्बेकिस्तान से होते हुए ट्रांस साइबेरियन रेलवे में वो मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में उन्होंने फिर मदद मांगी रूसियों की कि अंग्रेजों से मेरे को लड़ने में आप सहायता दीजिए कि हम उनको अपने देश से निकाल के फेंक। रूसियों ने भी मना कर दिया, तो फिर वो इटली गए और वहां से जर्मनी गए। देखिए, महाराज आचार्य चाणक्य कहते हैं, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अंग्रेजों के दुश्मन थे जर्मन, जापानी। मैं उनकी मदद लूंगा अपने देश को आजाद कराने के लिए, ये उन्होंने कहा। और वो जर्मनी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने हिटलर से मिले और हिटलर की मदद से उन्होंने एक जो हमारे सैनिक कैदी थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनसे एक इंडेस्चे लीजन, एक इंडियन लीजन बनाई, एक ब्रिगेड 3000 से ज्यादा फौजियों की, भारतीय फौजियों की, जिनको पैराट्रूपिंग में ट्रेन किया गया। और प्लान था कि वो अफगानिस्तान में पैराशूट किए जाएंगे और वहां से वो भारत का इन्वेजन करेंगे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए।
लेकिन अफसोस कि जर्मन लड़ाई हारने लगे। कोई और होता तो बोलता है साहब मैंने तो ट्राई किया, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। इसने ऐसा नहीं बोला। नेताजी ने जापानियों से संपर्क किया, जो जापानीज एम्बेसडर था बर्लिन में, उससे संपर्क किया। इधर जापानी फौजें, ये अंग्रेज पिट रहे थे उनके हाथों। मलेशिया में मार खाई, ठीक है, फिर सिंगापुर में मार खाई, पिट गए, फिर बर्मा में मार खाई, म्यांमार में पिट गए, भागे भागे इंडिया की तरफ आए। तब उम्मीद जगी कि हां, ये जापान है वो ताकत जो अंग्रेजों को पछाड़ सकती है। उन्होंने जापान के साथ संपर्क किया और फिर एक सबमरीन पनडुब्बी में बैठकर जर्मनी से साउथ अफ्रीका के छोर से होते हुए वो मडागास्कर पहुंचे। और जब वो मडागास्कर पहुंचे तो एक जापानी सबमरीन I-29 वो उनको लेने आई हुई थी। जब दोनों सबमरीन्स रात को सतह पर आई तो भीषण तूफान चल रहा था, जिसको बोलते हैं सी स्टेट 5। सी स्टेट 5 मतलब 40-40 फुट से ज्यादा बड़ी लहरें। आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड के साहब यहां जो बैठे हैं, सी स्टेट 5, राइट। तो दोनों सबमरीन्स 1 किलोमीटर की दूरी पे सतह पर आ गई। तो जो कि जर्मन कैप्टन था, कैप्टन म्यूएलर, वो दोनों सबमरीन के कोनिंग टावर पे पहुंचे। नेताजी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा भीषण तूफान, 50-50 फुट की लहरें, और दूर दिखाई दे रही थी जापानी सबमरीन। तो उन्होंने कैप्टन से बोला, आप इसको नजदीक क्यों नहीं ले जा सकते, मैं इस सबमरीन से उस सबमरीन कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, आप वो देख रहे हैं छोटी सी रबर की किश्ती, 3 मैन बोट, यहां पे होगी आपके स्टॉल्स में, आई एम श्योर, जरूर दिखाइए आप डीआईजी साहब इनको वो जो 3 मैन रबर बोट होती है रेस्क्यू के लिए। बोले चप्पू पकड़िए, आप, अबिद हुसैन आपका सेक्रेटरी, और एक जवान मैं अपना जर्मन भेजूंगा। तो नेताजी हैरान हो गए। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा, 1 किलोमीटर दूर छोटी सी जापानी सबमरीन का कोनिंग टावर दिखाई दे रहा था, और बीच में भीषण तूफान। तो उनको समझ नहीं आया कि यहां से वहां तक ये छोटी सी रबर की बोट में कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने जर्मन कैप्टन से पूछा, कैप्टन व्हाट वुड यू एडवाइज दैट आई डू, आप क्या परामर्श देते हैं, मैं क्या करूं। तो जर्मन कैप्टन ने बोस की तरफ देखा और कहा, हेर बोस, जैसे हम मिस्टर बोलते हैं, जर्मन हेर बोलते हैं। बोले, हेर बोस, आई वुड एडवाइज यू टू गो बैक, आप जिंदा जापानी सबमरीन तक नहीं पहुंच सकते। नेताजी ने उसकी तरफ देखा, फिर समुद्र की तरफ देखा, और स्मरणीय है उनके वाक्य। यू नो व्हाट ही टोल्ड द जर्मन कैप्टन, क्या कहा उन्होंने जर्मन कैप्टन से, हाँ ले जाओ मुझे वापस, नहीं। ही सेड, कैप्टन आई डिड नॉट कम ऑल दिस वे टू गो बैक। कैप्टन, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया, मैं जाऊंगा चाहे मर जाऊं, बट आई विल गो। देखिए, उस शख्स की जीवन में हमेशा एक ये क्वालिटी रही है, जब भी जीवन और मौत का सामना करना पड़े, चुनाव करना पड़े, उन्होंने हमेशा मौत चुनी, एंड ही सर्वाइव। ही चोज डेथ ईच एंड एवरी टाइम, ही हैड टू फेस डेंजर। तो वो समुद्र में उतरे तो वो कैप्टन बोला, नहीं साहब देखिए नहीं हो सकता, प्लीज आप छोड़ दीजिए। बोला, थैंक यू कैप्टन, माई माइंड इज मेड अप। वो बैठे किश्ती में, अबिद हुसैन उनके सेक्रेटरी बैठे साथ चप्पू लेके, नेताजी ने खुद चप्पू पकड़ा, और एक जर्मन सेलर उनके साथ जो सबसे अच्छा स्विमर था,
वो उनके साथ बैठ गया और चप्पू मारने शुरू किए। कई बार वो किश्ती गायब हो गई साहब लहरों में, और वो जर्मन कैप्टन ने अपना माथा पीटा, मैं इस शख्स को इतनी दूर लाया था और ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। कई बार वो किश्ती गायब हो गई, बट अल्टीमेटली वो जापानीज सबमरीन पहुंच गए और जापानीज सबमरीन में बैठकर वो फिर जो है जापान पहुंचे। ठीक है, एक आइलैंड में उतरे थे बीच में और वहां से जहाज पकड़ के टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में जाकर देखिए, जो पहली आईएनए थी जो कैप्टन मनमोहन सिंह ने जिसका इजाद किया था जापानियों की मदद से, ज्ञानी प्रीतम सिंह थे एक सरदार जिन्होंने उनको हेल्प किया था आजाद हिंद फौज खड़ी करने में जापानियों की मदद से। प्रॉब्लम ये थी कि वो कैप्टन्स, मेजर्स और कर्नल से डील कर रहे थे जापान। नेताजी गए और बोले, मैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तोजो, जनरल तोजो से मिलना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, और जो जापानी थे, देखिए वो बड़ी लड़ाका कौम है साहब, बहुत लड़ाका कौम है, और जो असली दिल से फौजी है, सामुराई है, वो उसको ठीक पहचान लेते थे और उन्होंने नेताजी को टाइटल दिया इंडियन सामुराई। जैसे हमारे लड़ाके हैं सामुराई जो मौत से नहीं डरते, ये भी सामुराई। एक भारतीय यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आपको मालूम है, अभी प्राइम मिनिस्टर बना था ऋषि सुनाक, और मैं टेलीविजन पे था और उस दिन खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने मेरे से मेरा रिएक्शन पूछा, तो मैंने सिर्फ एक अल्फाज बोला, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। भारत ने पलटवार किया। तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते थे, अब एक भारतीय तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है। इंग्लैंड के भी फटीचर हाल हो गए हैं। हाल ही में पिछले साल मैं वहां गया था, थेम्स में गंद पड़ा है, वहां जाके भर गए हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, और फटीचर हाल होने वाला है उस मुल्क का जो कभी ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स वो करता था। लेकिन बेटा वो हमको एक मानसिक हीनता की जो भावना दे गए, अभी तक हम उखाड़ नहीं पाए हैं। आत्मविश्वास नहीं आया हम में, अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई अंग्रेजी बोलता है हम बड़े खुश हो जाते हैं, यहां साहब ये पढ़ा लिखा है, हम तो गधे। बकवास। इंडिया इज नाउ अ सुपर पावर। हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी से आगे, यू अंडरस्टैंड, इंग्लैंड की इकोनॉमी से आगे, और आगे जाएगी, और आगे जाएगी जब तक कि आप भारत को दुनिया के शिखर तक ना ले जाएं। नभ स्पर्श दीप्तम। इसीलिए मेरे जैसे बुड्ढे आप बच्चों से बात करने आते हैं, आपको आपकी धरोहर सौंपने के लिए। आपने भारत को लेकर जाना है वहां, आपने भारत को लेकर जाना है उन ऊंचाइयों के शिखर तक। जय भारत, जय हिंद।